हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 16 में हम लोग हैं, कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात हम लोग कर रहे हैं। पार्ट 5 के साथ आज हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने जो है अबाउट द टाइगर, एलिफेंट, वल्चर्स के बारे में जाना था डिटेल में, और स्पेसिफिकली पिछले पार्ट में हम लोगों ने कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी है, जैसे कि अबाउट द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है। ठीक है, हमारा टर्टल्स, सी टर्टल को लेकर है, क्रोकोडाइल को लेकर है, और हमने बात की थी अबाउट द वन हॉर्न राइनोसेरस। तो इन सारे तरीके के स्पीशीज़ के बारे में हम लोगों ने क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए जा रहे हैं उसके बारे में बात की है। आज हम लोग कुछ और स्पीशीज़ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एज़ यूजुअल फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो सीरीज़ को, इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर अगर आप एनरोल करना चाहते हैं फुल कोर्स में, तो उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर कोर्स एनरोल करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, आपको एड फ्री कंटेंट, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के कंटेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट कि आप लोग अपने सब्जेक्ट की पूरी तैयारी जो है वो हमारे साथ कर सकें। ठीक है, उसके लिए करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम जो है अपना डिस्कशन इस चैप्टर के लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 5 के साथ कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज हम जिस स्पीशीज की बात सबसे पहले करने वाले हैं वो है कश्मीरी स्टैग। कश्मीरी स्टैग या फिर हंगुल। ठीक है, और इसको लेकर जो प्रोजेक्ट है दैट इज प्रोजेक्ट हंगुल, इज अ सब स्पीशीज ऑफ सेंट्रल एशियन रेड डियर नेटिव टू नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, तो यह हंगुल क्या है, सेंट्रल एशियन रेड डियर जो है उसका एक सब स्पीशीज है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका ये स्टेट एनिमल है, ये भी ध्यान रखेंगे। दिस डियर लिव्स इन ग्रुप्स ऑफ 2 to 18 individuals in dense riverine forest, high valleys and mountains of the Kashmir Valley and northern Chamba in हिमाचल प्रदेश। तो उसी एरिया में ये पाया जाता है। ठीक है, कश्मीर में अगर हम बात करें तो डचिगम नेशनल पार्क जो है वहां पर पाया जाता है, जिसका एलिवेशन कितना है, 3035 मीटर के आसपास। ठीक है, These deer once numbered about 5000 animals at the beginning of the 20th century। तो जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई थी तो उस समय तो इनकी जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, 5000 के आसपास थी। अनफॉर्चुनेटली दे वर थ्रेटेंड ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवर ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक लाइव स्टॉक एंड पोचिंग। तो उससे क्या हुआ, इनके नुकसान हुआ और इससे इनकी जो पॉपुलेशन है वो 1970 आते आते सिर्फ और सिर्फ 150 एनिमल तक रह गई, यानी कि 5000 से 150 तक। कितना ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा ही खत्म हो गया। ठीक है, हाउएवर the state of Jammu and Kashmir along with the IUCN and the WWF prepared a project for the protection of these animals. It became known as Project Hangul। तो इनके लिए बनाया गया है and this brought great result and the population increased to over 340 by 1980। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट से फायदा हुआ और जो पॉपुलेशन 150 तक आ चुकी थी वो 1980 में जाके, यानी कि 10 साल में 1970 में जो 150 हो चुकी थी वो 1980 में जाके 340 के आसपास तक हो गई। यानी कि इससे हम समझ सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट हंगुल है उसने अपना काम किया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हंगुल में आपको ये ध्यान रखना है कि किस चीज़ के लिए है, दैट इज कश्मीर स्टैग। ठीक है, और ये क्या है, ये एक जम्मू कश्मीर का क्या है, जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है और कहाँ पर पाया जाता है, ग्रुप्स में पाया जाता है। ठीक, और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या कश्मीर की हम बात करें तो वहाँ का जो डचिगम नेशनल पार्क है वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक, और इसको किस किस चीज़ से नुकसान हुआ था ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या है, कैप्टिव ब्रीडिंग मीन्स दैट दी मेंबर्स ऑफ अ वाइल्ड स्पीशीज आर कैप्चर्ड देन ब्रेड एंड रेज्ड इन अ स्पेशल फैसिलिटी अंडर द केयर ऑफ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट एंड अदर एक्सपर्ट। ठीक है, कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब मैंने आपको हालांकि पहले बताया है
कि वाइल्ड एनिमल्स को या वाइल्ड स्पीशीज को क्या है, कैप्चर किया जाता है, ठीक है, उसके बाद उनकी ब्रीडिंग की जाती है, स्पेशल केयर वगैरह उनकी ली जाती है, ठीक है। तो ब्रिंगिंग इन एनिमल इनटू कैप्टिविटी मे रिप्रेजेंट द लास्ट चांस टू प्रिजर्व अ स्पीशीज इन द वाइल्ड इन दीज सिचुएशंस, ठीक है। अब कभी कभी वही बात है कि जैसे मान लीजिए वाइल्ड एरिया में किसी भी एनिमल के स्पीशीज की अगर पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है तो उसको क्या करेंगे, उसकी कैप्टिव ब्रीडिंग करवाएंगे। कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब अगर उसकी पॉपुलेशन बहुत कम बची है तो उनको कैप्ट करेंगे, मतलब उनको कैप्चर करेंगे, उसके बाद उनकी ब्रीडिंग कराएंगे और वापस से फिर उनको जो है वाइल्ड एरियाज में रिलीज कर दिया जाएगा। इससे क्या है कि उनकी पॉपुलेशन को बचाया जा सकता है, ठीक है। अब यही चीज यहां पर लिखी गई है कि व्हेन पॉपुलेशन ड्रॉप्स डेंजरसली कैप्टिव ब्रीडिंग कैन बूस्ट द नंबर्स, ठीक है। कैप्टिव प्रोड्यूस्ड यंग वंस कैन sometimes be released into the wild where populations have diminished or disappeared, yet where suitable habitat remains to support them। वही बात है कि एक बार उनकी पॉपुलेशन अगर बढ़ने लग जाए तो उसको फिर वापस हम वाइल्ड एरियाज में छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे हैबिटेट पे छोड़ेंगे जो उनको क्या करे, सपोर्ट करे, ठीक है। When all of the existing habitat is poor quality or other environmental problems occur, a captive population can be maintained until the problems can be solved and another appropriate habitat कैन बी फाउंड फॉर द एनिमल इन द वाइल्ड, ठीक है। अब मान लीजिए जितना भी अवेलेबल हैबिटेट है वो या तो सारा के सारा ही पुअर क्वालिटी का है या फिर वहां पर किसी और तरीके की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन जो है, जो कैप्टिव पॉपुलेशन है उसको हम लोगों ने कैप्चर करके ब्रीड तो करा दिया, लेकिन हम उसको वाइल्ड एरिया में तब तक रिलीज नहीं करेंगे, या फिर मतलब या तो जब तक ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो चल रही है वो सॉल्व ना हो जाए, या फिर हमें कोई और एप्रोप्रिएट हैबिटेट ना मिल जाए उस एनिमल के लिए वाइल्ड में, तब तक हम उसको रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है। When the existing habitat is fragmented, captive breeding combined with management may provide the only hope for survival by providing opportunities for genetic mixing। वही बात है कि जब हमारा जो existing habitat है जब वो fragmented है तो कैप्टिव ब्रीडिंग जो है साथ साथ मैनेजमेंट जो है वो एक आखिरी उम्मीद रह जाती है स्पीशीज को बचाने के लिए। When a group of birds stay in one area of degraded habitat because they are behaviorally trapped, captive breeding and release programs can help them to expand their range, ठीक है। जब कोई ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स है, जो ग्रुप ऑफ बर्ड्स है वो एक ही हैबिटेट में, डिग्रेडेड हैबिटेट के किसी एक ही एरिया में रह जाती है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं और जा नहीं सकते, तो कैप्टिव ब्रीडिंग और रिलीज प्रोग्राम्स करके, मतलब वही कि हम उसको कैप्चर करें, उसकी ब्रीडिंग करवाएं और फिर उसको जो है इस तरीके का जो सूटेबल हैबिटेट है वहां पर छोड़ दें, तो इससे क्या हो सकता है कि उनकी जो रेंज है वो बढ़ सकती है। रेंज मतलब कि वो छोटे एरिया में पाए जा रहे थे, अब वो एक बड़े एरिया में फैल सकते हैं। बाय होल्डिंग एंड ब्रीडिंग बर्ड्स इन कैप्टिविटी वी एक्वायर नॉलेज अबाउट देम दैट मे बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अकम्प्लिश इन द वाइल्ड, ठीक है। यानी कि इस तरीके जो कैप्टिव ब्रीडिंग हो रही है बर्ड्स की, उससे एक और फायदा भी है कि हम उनके बारे में जो है जानकारी या नॉलेज जो है वो भी इकट्ठा कर सकते हैं, जिसको हम उस कंडीशन में नहीं कर सकते थे अगर वो वाइल्ड में रहती तो, ठीक है। समटाइम्स द साइंटिफिक रिसर्च प्रोवाइड्स सम ऑफ द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू सेव अ स्पीशीज, और कभी इस तरीके की जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है वो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता है जो एक स्पीशीज को सेव करने के लिए, बचाने के लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। इफ सिचुएशन डिमांड्स रीइंट्रोडक्शन और रीएस्टैब्लिशमेंट इन द नेचुरल हैबिटेट मे ऑल्सो अराइज, ठीक है। अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है कि रीइंट्रोडक्शन करना है या रीस्टैब्लिशमेंट करना है नेचुरल हैबिटेट का, तो वो भी इसके थ्रू किया जा सकता है। अब एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, कैप्टिव ब्रीडिंग की गई है लायन टेल्ड मैके की इन द एरिंगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई एंड इन मैसूर जू, तो इस तरीके कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद एक स्पीशीज की हम लोग और बात कर लेते हैं, दैट इज अबाउट द डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या होती है आप लोगों को पता होगा, डॉल्फिन आर एनिमल्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, ठीक है। कहां पर पाई जाती है, सी में, ब्रैकिश वाटर में और फ्रेश वाटर में, ठीक। टोटल ऑफ 15 स्पीशीज ऑफ मरीन एंड हार्बर डॉल्फिन्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम इंडियन वाटर्स एंड कोस्ट, तो इंडिया का जो वाटर्स है, जो कोस्ट है, वहां पर 15 स्पीशीज जो है वो डॉल्फिन्स की क्या की गई है, रिपोर्ट की गई है, ठीक है। बिसाइड्स द इरावदी डॉल्फिन्स आर फाउंड इन ब्रैकिश वाटर्स ऑफ उड़ीसा, ठीक है, ये बहुत ही फेमस है इरावदी डॉल्फिन्स। अमंग्स द फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स द गैंजेटिक डॉल्फिन इज फाउंड इन द गैंजेस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कि जो गैंजेटिक डॉल्फिन है वो गंगा और उसकी जो सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज वहां पर पाई जाती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस इंडस रिवर डॉल्फिन्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन इंडस रिवर इन पंजाब। तो यहां से आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या इन जनरल भी आप ध्यान रख सकते हैं। जो इरावदी डॉल्फिन्स हैं ये ब्रैकिश वाटर
की डॉल्फिन्स हैं, ठीक है। और जो आपकी रिवर वाली डॉल्फिन्स है, यानी कि गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन का है या इंडस रिवर डॉल्फिन का है, ये दोनों के दोनों क्या है, पहली बात तो कहाँ पर पाई जाएंगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। गैंजेटिक है तो गंगा में पाई जाएगी, उसकी ट्रिब्यूटरीज में पाई जाएगी, ठीक है। इंडस है तो वो उसके ट्रिब्यूटरीज और उसके उसमें पाई जाएगी, मतलब इंडस में और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें, ठीक है। तो ध्यान यही रखना है कि इरावदी जो है वो ब्रैकिश वाटर की डॉल्फिन्स है और गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन और इंडस रिवर डॉल्फिन जो है वो फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स है, ठीक है। All freshwater, brackish water and marine dolphins are listed in Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972, thereby according them the highest degree of protection against hunting। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे कि सारी की सारी जो ये डॉल्फिन्स है, चाहे वो ब्रैकिश वाटर है, फ्रेश वाटर है या मरीन डॉल्फिन्स है, कैसी भी डॉल्फिन्स है, वो सारी की सारी जो हमारा WPA है, दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके शेड्यूल 1 में है। और शेड्यूल 1 में होने का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि इनको सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन या सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो इनको क्या है, मिला हुआ है। और इनका जो भी अगर आप इनको नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर वो उसकी सजा जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक। इसके बाद गैंजेटिक डॉल्फिन इज वन ऑफ द 17 स्पीशीज identified for taking up recovery program of critically endangered species under the centrally sponsored scheme of integrated development of wildlife habitat, ठीक है। इसके बाद जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा था has initiated dolphin conservation program in 2016 to ensure long term survival of dolphins and other river fauna, ठीक है। तो ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हुआ था, इसके अंतर्गत भी डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है उसको इनिशिएट किया गया था 2016 में। इसके बाद गैंजेस डॉल्फिन की अगर हम बात कर लें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट नोटिफाइड द गैंजेस रिवर डॉल्फिन एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल हमारा क्या है, दैट इज योर गैंजेस रिवर डॉल्फिन। द रिवर डॉल्फिन इनहेबिट्स गैंजेस, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड कर्णफुली एंड सांगू रिवर सिस्टम्स ऑफ नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो यहां पर यह पाई जाती है। इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर टोटल पॉपुलेशन इज अराउंड 2000 एंड दे आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में है, ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, क्योंकि सारे के सारे जो है वो चाहे फ्रेश वाटर है, चाहे ब्रैकिश वाटर हो, चाहे मरीन हो, सारी की सारी जो है वो शेड्यूल 1 के अंतर्गत ही आएंगी, ठीक है। द गैंजेस डॉल्फिन इज अमंग द 4 ऑब्लिगेट फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स फाउंड इन द वर्ल्ड। द अदर 3 आर द बाइजी फाउंड इन द यांगजे रिवर, चाइना, भूलान इन द इंडस इन पाकिस्तान एंड बोटो ऑफ द अमेजन रिवर इन लैटिन अमेरिका। तो इनके साथ ये चौथी ऐसी स्पीशीज है, फ्रेश वाटर स्पीशीज है, ठीक है, जो वर्ल्ड में पाई जाती है। Although there are several species of marine dolphins whose ranges include some freshwater habitats, these 4 species live only in rivers and lakes, ठीक है। मतलब हालांकि कुछ ऐसी मरीन डॉल्फिन्स भी होती है जो कभी कभी फ्रेश वाटर में भी जिनका थोड़ा बहुत हैबिटेट रहता है, लेकिन ये जो 4 स्पीशीज मैंने आपको बताई है, कौन कौन सी, एक तो इंडिया की हो गई, ठीक है ना, गैंजेस डॉल्फिन, उसके बाद चाइना की जो है बाइजी, इंडस पाकिस्तान की भूलान और बोटो ऑफ दी अमेजन, लैटिन अमेरिका की जो अमेजन रिवर है उसकी, ये चारों जो स्पीशीज है ये फ्रेश वाटर में ही रहती है, यानी कि या तो रिवर्स में पाई जाएंगी या फिर लेक्स में पाई जाएंगी, ठीक है। द चाइनीज रिवर डॉल्फिन वॉज डिक्लेयर्ड फंक्शनली एक्सटिंक्ट बाय अ टीम ऑफ इंटरनेशनल साइंटिस्ट इन 2006। चाइनीज रिवर डॉल्फिन जो है वो एक कुछ इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने बोला था कि 2006 में क्या हो चुकी है, फंक्शनली एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब चाइनीज रिवर डॉल्फिन है तो उससे हमें कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो गैंजेस रिवर डॉल्फिन इज थ्रेटेंड बाय रिवर वाटर पॉल्यूशन एंड सिल्टेशन, एक्सीडेंटल इंटेंगलमेंट इन फिशिंग नेट्स एंड पोचिंग फॉर देयर ऑयल। तो इंडिया में इनको क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या थ्रेट्स है वो आप देख सकते हैं। एक तो रिवर वाटर में जो पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है वो है, सिल्टेशन अगर हो रहा है तो वो है, ठीक है। अगर ये फिशिंग नेट्स में एक्सीडेंटल इंटेंगलमेंट होता है, यानी कि जो फिशिंग नेट्स होती हैं उसमें अगर ये फंस जाती है तो वो है, और साथ ही साथ ऑयल के लिए इनको पोचिंग की जाती है, मतलब इनकी जो है शिकार वगैरह किया जाता है, तो वो भी इनको एक खतरा है, ठीक है। इन एडिशन alterations to the rivers in the form of barrages and dams are separating populations, ठीक है। जब हम रिवर्स के ऊपर डैम्स और बैराज बना देते हैं तो उससे क्या है, वो इनकी पॉपुलेशन को सेपरेट करता है। वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द WWF इंडिया एंड उत्तर प्रदेश हैव इनिशिएटेड प्रोग्राम्स फॉर द कंजर्वेशन एंड रीइंट्रोडक्शन ऑफ रिवर डॉल्फिन, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसके बाद
कुछ एक टॉपिक यहाँ पर दिया है कि द गवर्नमेंट मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट द मेनास ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंट्री टू द ह्यूमन हैबिटेट्स, यानी कि जो एनिमल वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट या एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट या आप कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कन्फ्लिक्ट, उससे निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन सब के तहत क्या किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो पैसा दिया गया है। ठीक है, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एरियाज लाइक द नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज टू ऑगमेंट फूड एंड वाटर अवेलेबिलिटी इन फॉरेस्ट विच कैन रिड्यूस माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम फॉरेस्ट टू द हैबिटेशंस। ठीक है, यानी कि इस तरीके के जो प्रोजेक्ट लाने की बात है उसमें क्या है कि हम ये सुनिश्चित करें कि जो फूड है और जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो फॉरेस्ट में रहे, पर्याप्त मात्रा में नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में इस तरीके के फूड और वाटर की अवेलेबिलिटी मिले, ताकि एनिमल्स को जो है वो माइग्रेट ना करना पड़े। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी एनिमल्स होते हैं वो अपना एरिया छोड़ के ह्यूमन का जो हैबिटेट है या जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है वहाँ पर क्यों आते हैं, क्योंकि उनको खाना वगैरह नहीं मिलता। अगर उनको आप उनका जो नेचुरल एरिया है यानी कि जो नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पर उनका इन सिटू कंजर्वेशन या ऑन साइट कंजर्वेशन हो रहा है, तो वहीं पर अगर आप उनको खाना प्रोवाइड करा दें, ये देख लें कि वहाँ पर खाना है, प्रॉपर वाटर वगैरह है, तो फिर वो माइग्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक मेन कारण है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरियर्स लाइक बाउंड्री वॉल्स एंड सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिकल फेंसेज अराउंड द सेंसिटिव एरियाज टू प्रिवेंट द वाइल्ड एनिमल अटैक्स। दीज एक्टिविटीज आर ऑल्सो परमिसेबल अंडर द सेंट्रल असिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके का बाउंड्री वॉल्स बनाई जा सकती हैं, सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिकल फेंसेज वगैरह बनाई जा सकती हैं, ताकि क्या हो कि वाइल्ड एनिमल का जो अटैक वगैरह है वो ना हो। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फैसिलिटीज फॉर इमोबिलाइजेशन ऑफ द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लमेटिक एनिमल्स थ्रू ट्रैंक्विलाइजेशन एंड देयर रिलोकेशन टू द नेचुरल हैबिटेट और रिहेबिलिटेशन एंड रेस्क्यू सेंटर्स। ठीक है, यानी कि इस तरीके का एक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की है, सपोर्ट फैसिलिटी बनाने की बात की है, ताकि जो इस तरीके के आइडेंटिफाइड प्रॉब्लमेटिक एनिमल्स हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम फैला रहे हैं एनिमल्स, ठीक है, उनको क्या किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और उनको ट्रैंक्विलाइज किया जाए, मतलब इमोबिलाइज मतलब उनका मूवमेंट जो है उसको रोका जाए। और कैसे, ट्रैंक्विलाइजेशन, बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं इंजेक्शन वगैरह देके उसको इमोबिलाइज किया जाए और फिर उसको या तो अपने नेचुरल हैबिटेट में या फिर जो रेस्क्यू सेंटर्स हैं वहां पर उसको रिलोकेट किया जाए। ठीक है, इसके बाद द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स ऑफ द स्टेट्स और द यूनियन टेरिटरीज आर एम्पावर्ड टू परमिट हंटिंग ऑफ प्रॉब्लमेटिक एनिमल्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, ये बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ, ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है स्टेट का या यूनियन टेरिटरीज का, इनको ये पावर दी गई है कि ये हंटिंग वगैरह को किसी तरीके से बचाए। ठीक है, इसके बाद प्रोग्राम्स आर लॉन्च टू सेंसिटाइज पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डूज एंड डोंट्स इन केस ऑफ स्केयर एंड अटैक ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो इस तरीके के प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए गए हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा समझाया जाए, उनके बीच में जागरूकता फैलाई जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए कि उनको क्या करना है। अगर मान लीजिए वाइल्ड एनिमल का अटैक होता है तो उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स जो है वो इस केस में जारी किए गए हैं। ठीक, अगला है इको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर अंडरटेकन इन विलेजेस अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज टू इलिसिट द कोऑपरेशन ऑफ कम्युनिटीज इन मैनेजमेंट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज which include actions to address the grievances of people regarding human wildlife conflict। ठीक है, इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है उनको गांव वगैरह में करने की बात की जा रही है जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उनके आसपास, ताकि कम्युनिटीज का जो कोऑपरेशन है, यानी कि फिर वही बात आ गई, कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन की बात यहाँ पर है। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज के मैनेजमेंट में, जिससे क्या है कि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के जो लोग हैं, मतलब जिन्होंने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट झेला है जिससे वजह से उनको नुकसान पहुंचा है, तो उनके जो ग्रीवियंसेस हैं उनको एड्रेस किया जा सके, उसके लिए इस तरीके की जो इको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है इनको विलेजेस में किया जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट एंड विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। और इसके बाद अगले पार्ट में जो है हम लोग अगले चैप्टर के साथ इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी जो है वो ज्वाइन
कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वीडियोस के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर भी अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज हमसे शेयर कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस एड फ्री, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेज मिल जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप लोग जाके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को एनरोल करने में या कोर्स को परचेस करने में, कोर्स को एक्सेस करने में हमारी वेबसाइट के थ्रू अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे आइदर व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है support@okul.co, वहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर के साथ हम लोग अगले पार्ट में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।